तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब अगर हम लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांश रेखाओं पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और पोल, अगर इसके प्रेशर को अगर हम लोग देखें और कंपेयर करें तो वो भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, यानी कि क्षैतिज जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वही चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें वैरी कर जाती हैं। कैसे? तो हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, तो इस रोटेशन का इफेक्ट आता है हमारे प्रेशर के ऊपर। क्या आता है? रोटेशन का इफेक्ट आता है प्रेशर। पहला इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देखा कि प्रेशर का इफेक्ट या टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर पे। दूसरा जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर का, वो देख रहे हैं कि प्रेशर का इफेक्ट या प्रेशर पर इफेक्ट किसका? अर्थ के रोटेशन का। तो लिखिएगा एयर प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। कहने का मतलब ये है कि समझिए, मान लेते हैं ये हम लोग की अर्थ है, ठीक, ये है हम लोग के अर्थ की एक्सिस है ना, झुकी हुई 23.5 डिग्री। ये हम लोग का 0 डिग्री इक्वेटर है। ये है 30 डिग्री, या इसको 30 नहीं 60 लिखिए तब ज़्यादा समय, 30 बहुत नज़दीक हो जाएगा। ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री साउथ, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। तो अब मैं कहूँ आपसे कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि एट मीन सी लेवल और एट सेम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ठीक भाई, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनवर्सली टेम्परेचर है। तो अगर दो अलग अलग जगहों का, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी, ए और बी, ए भी मीन सी लेवल पर है, बी भी मीन सी लेवल पे है। ए का टेम्परेचर टी ए का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, और टी बी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस, मीन सी लेवल पे 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये सब कुछ सेम है तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए। प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर हम दो अलग अलग लैटिट्यूड पर, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, और हमने कहा पॉइंट ए भी मीन सी लेवल पे है 20 डिग्री टेम्परेचर पे, पॉइंट बी 60 डिग्री लैटिट्यूड पर मीन सी लेवल 20 डिग्री टेम्परेचर। तो सब कुछ अगर हम लोगों ने मिला दिया तो इसका मतलब है कि अब जो, और सेम एरिया भी ले लिया, तो जो प्रेशर ए पर होना चाहिए वही प्रेशर बी पर होना चाहिए। यही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना कि मीन सी लेवल पे सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर दिखना चाहिए। लेकिन जब हम लैटिट्यूड 0 डिग्री से 60 डिग्री पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि नहीं, हमें क्या मिलता है एक्चुअल में? हमें क्या मिलता है एक्चुअल में? हमें मिलता है कि पी ए नॉट इक्वल टू पी बी, यानी कि प्रेशर ए प्रेशर बी के बराबर नहीं है। पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो प्रेशर पॉइंट बी पर नहीं है।
तब साइंटिस्टों ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया, हमने तो जो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड और वो सब कैलकुलेट किया था, वो तो पाया था कि भाई टेम्परेचर तो सेम हो, प्रेशर तो सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअली गए कैलकुलेट करने तो हमने देखा कि सेम मीन लेवल, सेम टेम्परेचर, सब कुछ सेम रखने के बावजूद भी इन दोनों का प्रेशर वेरी कर रहा है। यानी प्रेशर ए नॉट इक्वल टू प्रेशर बी। किसका ज़्यादा और किसका कम वो बाद में देख लेंगे, पहले ये देखा गया कि दोनों वेरी कर रहा है। तो अब ये दिमाग लगाया गया कि भाई क्यों वेरी कर रहा है। अब ये सोचा गया कि ये वेरिएशन क्यों है। तो पाया गया कि अर्थ जो रोटेट कर रही है ना, इस रोटेशन की वजह से भी एयर प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब ये देखना है कि इस रोटेशन की वजह से ऐसे क्या चेंजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से 0 डिग्री इक्वेटर पर और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर सेम कंडीशन रखने के बावजूद भी प्रेशर वेरिएशन हो जाता है। तो उसको देखते हैं। तो अब समझिए क्या हुआ। मान लेते हैं ये जो है हमारे पास एक एयर का मॉलिक्यूल है। क्या है ये 0 डिग्री पर, ये क्या है, एक एयर मॉलिक्यूल है। क्या है, एयर मॉलिक्यूल है, ठीक। और एक एयर मॉलिक्यूल 60 डिग्री नॉर्थ पर है। ये भी क्या है, एक एयर मॉलिक्यूल A2 है। ये एयर मॉलिक्यूल A1 है, ठीक। अब आप देखिए, तो हमें ये पता है कि अर्थ जब 24 घंटे में रोटेट करती है, अर्थ 24 क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो जिस स्पीड में अर्थ रोटेशन कर रही है उसी स्पीड में अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो रोटेट कर रहा है। अर्थ और एटमॉस्फेयर दोनों साथ में रोटेट कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता था कि अभी आपको क्या दिखे, आसमान साफ हो और थोड़ी देर बाद आपको बादल वाले एटमॉस्फेयर में आप पहुंच जाते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अर्थ के साथ ही हमारा एटमॉस्फेयर भी उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है और उसी स्पीड से रिवोल्यूशन भी कर रहा है। नहीं तो एटमॉस्फेयर अगर दोनों में डिफरेंस हो जाता तो क्या होता, कभी हम एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाते, कभी एटमॉस्फेयर के अंदर हो जाते, कभी हम साफ आसमान पे होते, कभी हम बादल वाले आसमान पे होते, कभी कुछ अलग ही सिचुएशन आ जाती। तो होता क्या है, सिंपल सा है कि जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है, ठीक। और 24 घंटे में क्या, 24 घंटे में ये A1 एयर मॉलिक्यूल पूरा घूमकर फिर यहीं पर आ जाएगा, ठीक। और उसी 24 घंटे में A2 भी घूमकर फिर वापस यहीं पर आ जाएगा। दोनों को 24 घंटे में दोनों फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ये तो साफ पता है कि 24 घंटे में दिन और रात हो जाते हैं। तो 24 घंटे में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो अब आप खुद ही सोचिए, अर्थ जो ये इस शेप में है, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है A1, ये 24 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और A2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपको देखकर लग रहा होगा कि इसका A1 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है A2 के डिस्टेंस से। भाई सिंपल सी बात है ना। ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये बीच का हिस्सा है, यहाँ एक पार्टिकल है, ये सर्कल का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ एक पार्टिकल है। अब ये भी 24 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे और ये भी, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जो बीच में इक्वेटर वाला है वो सबसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और हमें पता है कि किसी भी सर्कल के बीच की जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो उसकी क्या होती है, डायमीटर होती है।
व्यास होता है। तो अगर आप इक्वेटर के चारों तरफ पेरीफेरी करो तो वो हमेशा एक बड़ा आएगा। भाई एक फुटबॉल ही ले लीजिए, फुटबॉल के बीचों बीच का हिस्सा जो होगा और फुटबॉल के टॉप का जो हिस्सा होगा, दोनों पर आप एक सर्कल बना लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या निकल के आता है कि ये वाला जो इक्वेटर पर जो एयर मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो A2 यानी 60 डिग्री पर है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब समझिए 24 घंटे में क्या है, इन 24 आवर्स A2 ट्रेवल मोर डिस्टेंस, A2 travels more distance than A1, A1 travels more distance than A2। तो और हमें क्या पता है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A1 मोर डिस्टेंस है यानी कि D1 और टाइम T, और A2 का डिस्टेंस D2 है, टाइम T। और हमें ये भी तो पता है ना कि अगर डिस्टेंस D1 ग्रेटर देन D2 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, स्पीड ऑफ A1 ग्रेटर देन स्पीड ऑफ A2। भाई क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमने बचपन में पढ़ा है ना। तो इससे क्या निकल के आया, A1 का स्पीड D1, A1 का डिस्टेंस D1 और A2 का डिस्टेंस D2, तो D1 अपॉन T, D2 अपॉन T। तो D1 तो बड़ी वैल्यू है और D2 छोटी वैल्यू, तो एक बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को सेम सेम से डिवाइड कीजिए। जैसे आपने क्या लिया, आपने लिया 20/4 और आपने लिया 16/4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 4। तो रिजल्टेंट 5 क्या है, बड़ा है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका रिजल्टेंट भी बड़ा। तो कितना हो गया, स्पीड ऑफ A1 ग्रेटर देन स्पीड ऑफ A2, यानी कि जो 0 डिग्री पर A1 मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड ज़्यादा है A2 के मुकाबले। और हमें ये भी पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स एक क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, उसको बांधे रखा है कि वो छोड़कर भाग न जाए। हमने बचपन में पढ़ा है ना कि एक ये है और एक स्ट्रिंग से आपने एक स्टोन को बांध दिया और इसको क्या किया, इसको आप सर्कुलर रोटेट करने लगे, ये पढ़ा है ना। तो इस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल और अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इसको इससे बांधे रखता है। अगर ये कम हुआ तो ये धागे को तोड़कर एस्केप कर जाएगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्टिकल भाग तो नहीं रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर का पार्टिकल क्या है, वो उसी के साथ रोटेट मोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, तो जीरो डिग्री पर मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो जब मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर एक्सपैंड कर जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस वजह से 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हमेशा प्रेशर कम मिलेगा और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा।
ये होता है रोटेशन का इफेक्ट। यानी कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर एक्सपेंड कर जाता है 0 डिग्री पर उस पर लगने वाले मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इस वजह से वो क्या होगा, प्रेशर कम कर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट है स्पीड का। स्पीड ज़्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा यानी कि वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड करा देगा। और जब एक्सपैंड करा देगा तो एक्सपैंड करते ही एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब है कि फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या हो गया, डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ रोटेशन जो है वो लो लैटिट्यूड पर प्रेशर को कम कर देता है और हाई लैटिट्यूड पर प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए, एज एयर मॉलिक्यूल्स एट इक्वेटर एंड एट 60 डिग्री नॉर्थ, मैंने यहाँ लिया है तो इसीलिए ये लिख रहा हूँ। हो सकता है वहाँ आप 60 डिग्री साउथ ले लिखा दिया जाए या कुछ और लिखवा दिया जाए, तो मैंने यहाँ इन दोनों को लिया है, इसी वजह से मैं यही यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो एज एयर मॉलिक्यूल्स एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड एट 60 डिग्री नॉर्थ ट्रेवल्ड होल रोटेशन इन 24 आवर्स। ठीक है भाई, 24 घंटे में पूरा रोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नोट डाउन कीजिए। तो एज एयर मॉलिक्यूल्स एंड इक्वेटर एट 60 डिग्री नॉर्थ ट्रेवल्ड होल रोटेशन इन 24 आवर्स, कॉमा का लिखिएगा, बट एयर मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या, इक्वेटर, 0 डिग्री कवर्ड मोर डिस्टेंस, ये मैंने बता दिया क्यों ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि भाई ये इसका पेरीफेरी ज़्यादा है, इसका पेरीफेरी कम है यहाँ पे। तो 0 डिग्री पर जो एयर मॉलिक्यूल यानी कि A1 है, ये जो A1 है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा A2 के मुकाबले। तो एयर मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री कवर्ड मोर डिस्टेंस एज एयर मॉलिक्यूल एट 60 डिग्री नॉर्थ। तो इससे क्या होगा, सो ड्यू टू दिस एट 0 डिग्री, यानी कि एट इक्वेटर 0 डिग्री, वी कैन से मोर स्पीड देन 60 डिग्री नॉर्थ। सो एट 0 डिग्री मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोर लग रहा है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोर, तो इससे क्या होगा, सो एयर मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू एस्केप, एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल्स ट्राई टू escape more, so 80 atmospheric, so
एटमॉस्फेरिक जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या है, एटमॉस्फेयर एक्सपैंड। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, वहाँ पर एक्सपैंड, भाई बाहर की तरफ भाग रहा है। अगर जैसे यहाँ पर है और ये मैंने एक मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना शुरू किया तो ये मॉलिक्यूल क्या हमेशा बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, ये एक्सपैंड। जैसे आप यूं समझ लो कि आपने एक रबड़ में एक स्टोन मान के घुमाना शुरू किया, तो जितना ही फास्ट आप घुमाओगे उतना ही वो रबड़ क्या होगा, एक्सपैंड करता चला जाएगा। एक रबड़ बैंड में आप एक स्टोन बांधकर घुमाना शुरू करिए, इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, पर थोड़ा सा सेफ करे, हो सकता है कहीं टूट के वो भाग ही ना जाए तो किसी को चोट ना लगे। तो थोड़ा सा करिएगा, जितना आप थोड़ी हल्की स्पीड में रखिएगा वो थोड़ा कम फोर्स, जितना तेज आप घुमाओगे उतना ही तेज देखिएगा आपके हाथ पर वो फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि वो स्टोन क्या होगा उतना ही तेजी से भागने की कोशिश करेगा। तो वो रबड़ बैंड को एक्सपैंड कर देगा, उसको खींच देगा। तो वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, भाई मॉलिक्यूल बाहर भागा तो उसने क्या किया, यूं कहिए कि डेंसिटी को कम कर देगा, यानी एक्सपैंड कर देगा। डेंसिटी कम हुई तो लगने वाला क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की संख्या वहाँ पर उस एरिया में कम हो गई, तो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया। तो फोर्स कम, एरिया वही, तो प्रेशर कम। तो सो एटमॉस्फेयर एक्सपैंड एंड लेस pressure at 0 degree than 60 डिग्री नॉर्थ। तो क्या होगा, लो लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री इक्वेटर पर प्रेशर कम दिखेगा 60 डिग्री लैटिट्यूड के मुकाबले। पर यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है, तो लिखिएगा ऐसे एरो बनाकर स्टार मार्क करके या नोट करके लिख लीजिए, बट अर्थ्स रोटेशन इफेक्ट on air pressure is very small, यानी कि ऑलमोस्ट क्या, नेग्लिजिबल। यानी कि अगर हम एयर प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एयर प्रेशर में बदलाव हो रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मेन इफेक्ट कौन डालता है, मेन इफेक्ट टेम्परेचर डालता है। कौन डालता है, टेम्परेचर डालता है। पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कहाँ पर, असर्शन रीजन में और ट्रू एंड फॉल्स में। लेकिन जब हम एयर प्रेशर को लेकर जब हम प्रेशर बेल्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इसका लैटिट्यूड का इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। मेन इफेक्ट हमें टेम्परेचर का ही देखने को मिलेगा प्रेशर पर, एयर प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, कितना होगा, इसका डिसीजन मेनली कौन लेगा, टेम्परेचर लेगा। ठीक है, रोटेशन इफेक्ट डालता है पर उसको हम एक हद तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट मान लीजिए जहाँ पर 900 या 1000 मिली बार होना है वहाँ पर 1000.1 मिली बार हो गया, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट है कि हाँ, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि क्या अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट एयर प्रेशर के ऊपर आता है, तो आपका आंसर होगा यस, आता है। क्या आता है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटर है उस पर प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि लो लैटिट्यूड्स पर प्रेशर कम होता है, हाई लैटिट्यूड्स पर प्रेशर को वो बढ़ाने का काम करता है। बट इन एक्चुअल या इन प्रैक्टिकल
इसका इफेक्ट इतना निग्लिजिबल होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो एयर प्रेशर जो डिफरेंस है अर्थ रोटेशन का वो तो है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज कुछ खास नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये था क्या, एटमॉस्फेयर के ऊपर अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी का और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर प्रेशर पर ग्रेविटी क्या इफेक्ट डालती है और एयर प्रेशर पर ह्यूमिडिटी क्या इफेक्ट डालती है उसको रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। और जो जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं उसके हिसाब से आपको देखिए, आपको आंसर मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you very much.